सीबीएसई में हुआ है, कोई और कुछ बोलेगा। लड़ना नहीं है उस चीज पे, किसी भी बुक को देख करके आप उसे ही ऑथेंटिक नहीं मानना है। बस इसमें आप थोड़ा सा लिबरल रहना। पुराने इतिहास की डेट्स की कोई गारंटी नहीं होती, 1000 साल 2000 साल तो वहाँ नॉर्मल होती हैं। अब देखो 40 लाख वर्ष से लेके 2000 बीसी तक आ रहा है, तो कुल मिला के अनुमान लगा लीजिए 39,98,000 साल हो गई। अब उसमें 1000 साल 2000 साल इधर उधर हो जाए तो आप उसमें इतना क्यों टेंशन लें। ओके, फिर भी एक ओवरव्यू के रूप में समझना है कि उतने साल पहले मनुष्य का जन्म हुआ, वहां से इतने साल तक उसने कुछ खास विकास नहीं किया। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल जो है वो पाषाण काल का हिस्सा है। इसमें सबसे ज्यादा समय आता है, इसमें 40 लाख वर्ष पूर्व से लेके 10,000 बीसी तक का है, यानी कुल मिला के 39,90,000 वर्ष इसमें आ जाते हैं। उसके बाद में आता है मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक, 10,000 बीसी से लेके 6,000 बीसी तक। उसका आता है नव पाषाण काल, और जिसमें 6,000 बीसी से लेके 2,000 बीसी। बोले सर पाषाण काल बना हुआ तो तीनों को अलग अलग बांटने की क्या जरूरत पड़ी। देखो मनुष्य ने पुरापाषाण काल के समय तक कोई खास विकास नहीं किया था, जानवरों की तरह ही रहना होता था, कोई आविष्कार वगैरह नहीं किए थे। आग का आविष्कार जरूर हो चुका था, लेकिन उसका भी उसने सही ढंग से उपयोग नहीं किया था। तो मनुष्य 39,90,000 साल में कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसने बहुत सारे अलग अलग सुधार किए, और उन सुधारों के आधार पे अलग अलग हथियार बनाए और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया। और उसी में पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया हमने, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, और पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में हथियार के रूप में अनगढ़े पत्थर यूज किए जाते थे, मोटे मोटे पत्थर यूज किए जाते थे जानवर को मारने के लिए, पुरापाषाण काल हो गया। ठीक है, दिमाग नाम की कोई चीज थी नहीं, सोचना वगैरह कुछ था नहीं, रिश्तेदार वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, कपड़े पहनने का कोई ढंग था नहीं। ओके, उसके बाद में आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ स्पेशल यही हुआ, जो पहले जो पत्थर के हथियार बनाए जाते थे वो मोटे मोटे होते थे, अब थोड़ा सा उसने दिमाग लगा के उन्हें पहना, यानी तीक्ष्ण करना शुरू कर दिया। मध्य पाषाण काल, इसे मीजोलिथिक, पत्थर ही यूज किया जा रहा है, मीजोलिथिक मध्य पाषाण काल। माइक्रोलिथ यूज करने लग गया, छोटे छोटे। ओके, और नव पाषाण काल में और उसने सात बना लिया, उन्हें हर काम के लिए अलग अलग हथियार यूज करने लग गया। ठीक है, उस समय का आकेटक संग्राहक कहा जाता था, और मध्य पाषाण काल वाले को आकेटक और पशुपालक, पशु पालने लग गया था। मध्य पाषाण काल तक मनुष्य सूक्ष्म हथियार यूज करने लग गया। इधर की साइड में नव पाषाण काल तक आते आते उसे खेती का पता चल गया था, तो खाद्य उत्पादक हो चुका था, और पॉलिस्टार हथियार वो यूज करने लग गया था। पुरापाषाण काल का जो समय है वो काफी है, इसलिए इसको हमने भी 3 भागों में बांट दिया है। लोअर जो है निम्न पाषाण काल, उसके बाद में मिडिल मध्य पाषाण काल, और उसके बाद में अपना उच्च मध्य पुरापाषाण काल। एक्चुअली में पुरापाषाण का हिस्सा है निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। ठीक है, ये क्रैश कोर्स है तो इसमें ये पूरा नहीं देखना है, बस ये नाम आपके लिए बताने थे, क्योंकि 39,90,000 साल को डायरेक्टली एक में बोले तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं। ओके, और ये अपना फुल कोर्स होगा तब उसमें डिटेल में देखेंगे। पुरातात्विक स्रोत क्या है अपने प्रागैतिहासिक काल को जानने के लिए। पुरातात्विक स्रोत जो पहले बताए थे उनमें से बस जो लिखने पढ़ने वाले सोर्स हैं उन्हें हटा दो, बाकी वही स्रोत रहने वाले हैं। जानवरों के सींग और हड्डियां मिली हैं, उनसे उन्हें अनुमान लगाया जाता है कि ऐसे वो लोग रहे होंगे। पत्थरों के औजार मिले हैं, उनसे अनुमान लगाया गया प्रागैतिहासिक काल का। अवशेष मिले हैं, उसके अलावा चित्राकृतियां मिली हैं, बहुत सारी जगह पे गुफाओं के अंदर चित्राकृतियां मिली हैं, और मनुष्य की खोपड़ियां मिली हैं, तो उससे अनुमान लगाया कि ऐसा इस टाइप का मनुष्य रहा होगा। देख लीजिए कुछ चित्र मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। देखो स्टोन एज आपको दिख रही है, तो पत्थरों का यूज किया जा रहा है इस तरीके से वो। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे क्या उस समय किसी ने जाके वहाँ पे फोटो ले लिया है क्या, जो आपने यहाँ फोटो लिया दिखाया हुआ है। एक्चुअली में ये फोटो किसी ने नहीं लिया है, कैमरे का आविष्कार तो 100 साल पहले ही हुआ है। तो ये अपना बाद में चित्राकृतियां हमारे द्वारा बनाई गई हैं कि इस तरीके से लोग रहे होंगे उस समय। एक्चुअली में 100% ऐसे रहे हैं या नहीं रहे ये कोई पता नहीं है, बट हमने अनुमान लगा के ऐसा बनाया हुआ है। ओके, इस तरीके से वो गुफाओं में रहते हैं, गुफाओं के आसपास में आग का आविष्कार हो गया है, तो यहाँ पे अपना खाना पका के खाना भी शुरू कर चुके हैं वो। ओके, और देखिए ये मनुष्य का एवोल्यूशन है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, उसके बाद में होमो हेबिलिस आया, ये थोड़ा सा तिरछे चलते थे, ठीक है, और रीढ़ की हड्डी के सारे पूर्ण रूप में खड़े नहीं हुए थे। उसके बाद में होमो इरेक्टस आया। शुरुआत वाले मनुष्य का दिमाग छोटा था, बाद में दिमाग के आकार बढ़ने लग गया, आकार बढ़ता गया और ये काफी बड़ा आकार हो गया। होमो इरेक्टस आया, होमो सेपियंस आया और होमो सेपियंस सेपियंस आया जो हम हैं।
आज के समय के जो इंसान हमें उसे होमो सेपियंस सेपियंस बोला जाता है, ठीक है, जिसका दिमाग काफी बड़ा है और रीढ़ की हड्डी के सारे बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। ओके, ये कुछ इमेज है, आप देख लीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि पुराने समय पे जब लोग फ्री रहते होंगे तो उस समय शायद कुछ ना कुछ इमेज या चित्र बनाने का मन करता होगा उनसे, तो जानवरों से उन्हें शायद या तो लगाव था, इसलिए वो जानवरों के चित्र बनाते थे। अब देखिए यहाँ पे लगाव वाला चित्र नहीं है, यहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो धनुष लिए हुए इन जानवरों को मारने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत पुराने फोटो हैं, ये बनाए हुए नहीं है, ये मनुष्य हमने नहीं बनाए, ये उसी समय के लोगों ने गुफाओं में इस तरीके के चित्र बनाए हुए हैं। ये गुफाओं का चित्र लिया गया है, डायरेक्टली गुफाओं का चित्र है, ये वाला भी गुफाओं का चित्र है। यहाँ पे भी किसी व्यक्ति ने अपनी मनोभावनाओं को समझाने की कोशिश की है। ओके, अब इन तीनों को अलग अलग पढ़ लेते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इनकी खास खास बातें देख लेते हैं। देखो, पुरापाषाण काल को 40 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक बांटा। रिपीटेशन पूरे लेक्चर में होगा 2-3 बार, आपको उससे घबराना नहीं है, उससे आपको याद करने में आसानी होगी। ओके, शुरुआत में जो भोजन था वो मांस के रूप में यूज करता था मनुष्य, और कंदमूल, मांस भी कच्चा खाता था, शिकार किया, पकड़ के खा लिया। ओके, 1 लाख ईसा पूर्व ईस्वी के आसपास में आग का आविष्कार हो गया। अब आग का आविष्कार होने के क्या क्या फायदे रहे? मांस पकाकर खाने लगा, तो अभी जो है वो स्वादिष्ट मांस हो गया। और दूसरा, अगर पहले किसी जानवर को कोई बीमारी थी और उसे डायरेक्टली मनुष्य खा लेता था तो उसके अंदर वही वायरस पहुंच जाता था, तो उससे मनुष्य भी बीमार हो जाता था। लेकिन पकाने के बाद में वो ऐसा नहीं होने वाला है, स्वादिष्ट भी हो गया है और बीमारी भी नहीं होने वाली है मनुष्य को। आग का हथियार के रूप में यूज किया जाने लगा। अपने हाथ में आग ले लो, किसी भी जानवर को आप डरा सकते हो। आप मसाल ले लो, किसी भी जानवर को डरा सकते हो, इवन एक शेर वगैरह भी आपके साथ नहीं आने वाला। रात में उजाला हो गया। 1 लाख वर्ष पहले तो ऐसा ही रहता होगा, जब तक सूरज था तब तक उजाला है, उसके बाद में सिर्फ चंदा की चांदनी या अपना अमावस के समय पे अंधेरा। तो रात में उजाला करने का सोर्स मिल गया उन्हें, आग जला करके वो रात में उजाला कर सकते थे। ओके, निवास इनका जो होता था गुफाओं में और जलाशयों में होता था। ठीक है, माइंड इतना ज्यादा विकसित नहीं था, शार्प माइंड था नहीं। उस समय पशुपालन नहीं किया जाता था, ना कृषि की जाती थी, ना बर्तन ही बनाए जाते थे। ठीक है, इसी तरीके से मनुष्य रहता था। ये अपना क्वार्टजाइमेंट का नाम दिया गया है। वो व्यक्ति जिसने पहली बार आग की खोज की होगी उसका नाम दे दिया क्वार्टजाइमेंट नाम से, क्योंकि क्वार्ट्ज के पत्थरों का यूज कर रहा है, इन्हें आपस में टकरा रहा है, चिंगारी निकली, आग लग गई, तो इसका नाम दे दिया गया क्वार्टजाइमेंट। आप चित्र में देख सकते हैं। मनुष्य और जंगली जानवरों में कोई खास अंतर नहीं था। ठीक है, ये सेम टू सेम थे। हथियार उस समय अनगढ़े मोटे पत्थर होते थे। ओके, भारत में भीमबेटका एमपी में चित्रित गुफाएं मिली हैं, जिनसे पता चल रहा है कि ये पुरापाषाण काल की चित्रकलाएं हैं। ओके, उसके अलावा भारत में रॉबर्ट ब्रूसफुट को ये सर्वप्रथम इसने पुरापाषाण काल की जो चित्र हथियार वगैरह हैं वो खोजे थे। पल्लावरम नाम की जगह पे सर्वप्रथम उसने खोजे थे। तो भारत में ये जो प्राग ऐतिहासिक काल का जो जनक माना जाता है, पुरातात्विक स्रोत जानने वाला, तो उसे माना जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट, क्योंकि अंग्रेजों का जन्म था, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, तो उन्हीं के ही लोग भारत में खोज करते थे। ओके, देखिए उस समय इस तरीके के मोटे मोटे पत्थर यूज किए जाते थे। एक्चुअली में ये पत्थर मिले हैं उन पुरातात्विक स्रोतों से, तो इन्हीं पत्थरों की इमेज यहाँ पे है। ठीक है, क्रूड स्टोन के पॉइल्स और लार्ज पेबल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, इस तरीके के फ्लिंट टूल, बोन टूल यानी हड्डियों वाले, हैंड एक्स हाथ वाली कुल्हाड़ी, इस तरीके की पत्थर की बनाई हुई है हाथ कुल्हाड़ी, चॉपर काटने के लिए, चॉपिंग टूल, क्लीवर, इस तरीके के हथियार मोटे थे, ज्यादा अनगढ़े नहीं थे। तो ये इन्हें सब माना गया है किसके हैं, ये पुरापाषाण काल के। ओके, उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं पल्लावरम में जो रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा जो खोज की गई थी पहली बार हथियारों की, हो सकता है कि नॉर्मल हथियार हों, ये पुराने समय के नहीं रहे हों, बट उस समय उन्होंने खोज की। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ आता है कार्बन 14 विधि, उसका यूज भी किया जाता है कार्बन 14 विधि से डेट यूज करते हुए। ठीक है, तो हम उस बात को सच मानते हुए इस बात को पूरा मानते हैं कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ये जो है उन्होंने अपना फादर ऑफ द इंडियन प्री हिस्ट्री माना जाता है इन्हें, प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है। और ये पल्लावरम में इन्होंने खोज की थी साइट्स पे, और ये वही सेम टू सेम वही पत्थर हैं जो इन्होंने खोजे थे, उनका फोटो है। ओके, पल्लावरम की साइड से लिए होंगे। पैलियोलिथिक यानी पुरापाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज को हमने 3 भागों में बांटा, लोअर, मिडिल एंड अपर। लोअर पुरापाषाण काल, मिडिल पुरापाषाण काल और अपर, इनमें थोड़ा थोड़ा चेंज आया है, वो आप
अगले जब लेक्चर्स होंगे उसमें क्लियर देखेंगे। अगला टॉपिक है मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण कंप्लीट हुआ। मध्य पाषाण काल की विशेषता, शिकार पर ही निर्भर है मनुष्य, लेकिन पशुपालन भी उसने करना शुरू कर दिया गया है। मृतकों की अंत्येष्टि से परिचित हो गया है, यानी मरने के बाद में सबको दफनाने लग गया है। ओके, उसके बाद में छोटे आकार वाले पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है, माइक्रोलिथ पत्थरों का यूज किया जा रहा है। देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अस्थियों व सींगों से निर्मित हथियार भी बनाए जाने लग गए हैं मध्य पाषाण काल में। ओके, आदमगढ़ में, एमपी में और बागौर राजस्थान में इसके वो मिले हैं। और इसका जो समय मैंने बताया था 10,000 BC से लेके 6,000 BC आप याद कर सकते हैं। ओके, और मेरे हिसाब से समय पूछा नहीं जाना चाहिए। अगर कोई एग्जामिनर पूछ रहा है तो वो महान मूर्ख है। अगर समय पूछ रहा है, फिक्स समय अगर पूछ रहा है तो गलत है, क्योंकि फिक्स है ही नहीं, कुछ भी चीज फिक्स नहीं है इन चीजों के मामले में। ठीक है, बट आपको एक अनुमान होना चाहिए। ये हथियार हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके के हथियार जो है मध्य पाषाण काल में यूज किए जाते थे। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल नियोलिथिक एज। खास बात ये रही कि खेती बाड़ी की जो जानकारी हो गई, पशुपालन करना शुरू हो गया, स्थायी बसावट हो गई, बर्तन वगैरह, वस्त्र वगैरह ये सब मनुष्य शुरुआत कर चुका था। ओके, कृषि का सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत नव पाषाण काल में ही मानी जाती है। शुरुआत वाली जो खेती की जाती थी वो गेहूं और चावल की जाती थी। अच्छा, कृषि का एक्चुअली में आविष्कार नहीं मानेंगे, ऐसा मान सकते हो कि कृषि तो थी पहले से ही। गेहूं के बीज पहले से थे, मनुष्य ने ऐसा तो है नहीं अपने हाथ से बना दिए थे, पहले से ही घास थी, लेकिन उनको मनुष्य पहचान नहीं पा रहा था कि इनको हम साल में हर साल रिपीटेशन मोड में उगाए जा सकते हैं। वो इस चीज का यूज नहीं कर रहा था। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो स्थायी निवास भी तो कर सकते हैं, हमें अलग अलग जगहों पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले मनुष्य एक गुफा में रहता था, गुफा के आसपास में कंदमूल खाता था, उसके अलावा जानवरों को मार करके खाता था, और अगर हो सकता है तो जानवर भी मनुष्य को खाया जाता था। ठीक है, और जब भी वहां से जानवर खत्म हो जाते, कंदमूल खत्म हो जाते, तो मनुष्य वहां से उठ के दूसरी जगह चला जाता था, दूसरी गुफा में चला जाता था। तो मनुष्य ऐसे भटकता रहता था जिंदगी भर, कोई स्थायी निवास नहीं होता था। लेकिन अगर खेती कर लेंगे, एक ही जगह पे उसे खाने का सोर्स मिल जाएगा, आसपास में कहीं पानी का सोर्स मिल जाएगा, तो उसका निवास जो है वो स्थायी होने लग जाएगा। ओके, शुरुआत में गेहूं और चावल की उन्होंने पहचान की और उन्हें बोना शुरू किया। अपने मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में एक क्षेत्र है, ठीक है, और वहां पे गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। पशुपालन उन्होंने शुरू कर दिया। नव पाषाण काल आते आते पशुओं से गहरा परिचय हो गया और पशुपालन का विस्तार हो गया, यानी कुत्ते पालने लग गया, भेड़ बकरी पालने लग गया। भेड़ बकरी किस लिए पालने लग गया? दूध वगैरह के लिए, इवन एक ऊन वगैरह के लिए भी यूज करने लगा। ओके, घोड़े एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, बैलगाड़ी वगैरह बोझा ढोने के लिए, इस तरीके से वो पशु पालने लग गया। व्यवसाय क्या करता था? शिकार करना, मछली मारना, भेड़ बकरी करना। व्यवसाय ऐसा तो था नहीं उनका कि कुछ नए उत्पाद बना रहा हो, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह बेच रहा हो। अभी भी मनुष्य है तो वही शिकारी संग्राहक की, अपना खाना पीना और सो जाना उसी तरीके का है उसका सिस्टम। अभी वो कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं आई है। ठीक है, उसके बाद में आवास स्थायी होने लग गए हैं धीरे धीरे। नव पाषाण काल, समय क्या है इसका? समय जो है वो 6000 BC से 2000 BC तक का समय है। ओके, ये समय है। हाँ, यहाँ पे आवाज जो है वो बांस और मिट्टी के लेप से बनी झोपड़ियों में निवास करने लग गया है। कश्मीर में बुरजोम नाम की एक जगह है जहाँ पे पृथ्वी के, धरती के अंदर गड्ढा करके उन्होंने घर बनाए हुए थे, तो उसे गर्त निवास कहा जाता है। ये स्पेशल बनाए हुए थे और ये भी अपने नव पाषाण काल के घर माने गए हैं। ओके, मिट्टी के बर्तन बनाए जाने शुरू हो चुके हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू हो चुका है। उसके अलावा वस्त्र, कपास से निर्मित धागों से वस्त्र का निर्माण किया जा रहा है। कपास यानी कॉटन का पता चल गया, कॉटन से कपड़े बनाए जाने लगे। आंशिक समाधान की शुरुआत हो चुकी, सबको दफनाया जाने लगा। सब भी दो तरीके से दफनाना माना जाता है, अग्निदग्ध एंड अनाग्निदग्ध। एक तो दफना देना होता है डायरेक्टली और एक होता है आग में जला करके, वो बाद में आया था अग्निदग्ध वाला। ओके, इसके बाद में पॉलिस्टर पत्थरों का, उपकरणों का उपयोग किया जाने लगा। इस तरीके से पॉलिश्ड पत्थर आ गए, हर काम के लिए अलग अलग पत्थर उपयोग में किए जाने लग गए। ये जितने भी पत्थर आपको दिख रहे हैं, जितने भी हथियार दिख रहे हैं पत्थरों के, ये सब अपने नव पाषाण काल के माने गए हैं। और पहिए का आविष्कार इस समय का बहुत क्रांतिकारी आविष्कार था। पहिए के आविष्कार के बाद में मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया, बोझा ढोना आसान हो गया। जो मनुष्य पहले अपनी पीठ पर ला कर ले जाता था सामान को, अब उसे बैलगाड़ी में रख करके ले जा सकता है। ओके, और ये इसका अगर एग्जाम्पल देखना है नव पाषाण काल का अपने भारत में, तो एक तो मैंने बताया था बुरजोम वाला, और दूसरा लोहरादेव नाम से एक संत कबीर नगर यूपी में एक जगह है, वहां पे भी इसका अवशेष मिले हैं। ओके, इंग्लिश में दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूँ। प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल को
स्टोन एज भी बोला जाता है, थोड़ा बहुत हिस्सा मेटल एज में भी आता है, लेकिन मेन है स्टोन एज यानी पाषाण काल। इसे 3 भागों में बांटा, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, ये 3 भागों में बांटा। इधर वाले मेटल एज वाले को मैंने कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज में बांटा। ओके, पैलियोलिथिक का जो समय मैंने यहाँ पे लिखा है वो 50 लाख बोल सकते हो या 40 लाख बोल सकते हो, जब मनुष्य का जन्म हुआ है, कोई फिक्स नहीं है, 40 लाख के आसपास बोला जाता है। ओके, जब मनुष्य का जन्म हुआ है तब से 10,000 बीसी तक। उसके बाद में मीजोलिथिक का जो समय है वो 10,000 से 6,000 बीसी तक का, और नियोलिथिक का जो समय है वो 6,000 से 1,000 बीसी तक का। तो इसमें समय पे आपको घबराना नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी अलग अलग अंतर मिल सकता है। ओके, उसके बाद में हम पैलियोलिथिक को पढ़ रहे हैं इस समय, पुरापाषाण को, लेकिन उससे पहले यहाँ पे इसके सोर्स क्या हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, या तो हॉर्न्स एंड बोन्स मिलेंगी, सींग मिल जाए या हड्डियों के हथियार मिल जाए इस तरीके से। उसके अलावा टूल्स मेड ऑफ स्टोन, पत्थरों के जो हथियार यूज किए जाते थे, रून्स यानी अवशेष मिल जाए, पेंटिंग्स बनाई हुई है पेंटिंग्स मिल जाए, स्कल्स यानी खोपड़ियाँ या मनुष्य के जो अस्थि पंजर मिल जाए उनके आधार पे। ठीक है, ये आप चित्र देख सकते हैं, आपको दिख ही रहा होगा, ये पेंटिंग है, किसी गुफा में मिली है। ये चित्र जो है वो बनाया गया है आपको समझाने के लिए कि मनुष्य कैसा रहता था उस समय, शिकार करके लाया है, उसकी फैमिली के बच्चे वगैरह हैं, ये 2 मनुष्य शिकार करके लाए हैं किसी हिरण वगैरह का, इनके हाथ में कुछ हथियार वगैरह है। ओके, ये चित्र देख लीजिए, ये जो चित्र है वो पुरापाषाण का है, ये जो चित्र है वो मध्य पाषाण काल के हिसाब से है, और ये जो है वो अपना नियोपाषाण की, क्योंकि यहाँ पे स्थायी निवास करना शुरू कर दिया गया है, फूड प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, कल्टीवेशन, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन शुरू हो चुका है। तो अब हम टॉपिक नंबर 2 पर आ चुके हैं। हम प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट कर चुके हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ चुके हैं, यानी जब लेखन का विकास नहीं हुआ तब वो वाला समय, जिसे पाषाण युग और धातु युग दोनों ही भागों में बांटा हुआ था। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक में आद्य ऐतिहासिक काल, ये अपना टॉपिक नंबर 2 है। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया था कि बहुत सारे टॉपिक्स होने वाले हैं, उसमें ये अपना सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो है वो अपना दूसरे नंबर का लेक्चर है। ओके, शुरुआत करते हैं। बाकी अगले आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपको पता ही है, वैदिक युग, महाजनपद युग, मगध विस्तार, मौर्य काल, पुष्यभूति, ये हैं जो इसी के रेस कोर्स में आपको कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, पहले तो इसका समय डिसाइड करते हैं कि समय कब से कब है। समय नॉर्मली बहुत सारे विद्वानों के बीच में मतभेद है, विद्वानों में मतभेद है इस समय के ऊपर, बट सबसे अच्छा जो कार्बन 14 विधि है, कार्बन डेटिंग विधि है, उसके आधार पे समय जो है वो 2500 बीसी से और 1750 बीसी के बीच में माना जाता है। ये सबसे अधिक परिपक्व अवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता की। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, सभ्यता का मतलब क्या है। देखो, सभ्यता का मतलब पहले जो मनुष्य जंगलों में रहता था, जानवरों की तरह रहता था, वो अगर अब कपड़े पहनने लग जाए, सही ढंग से स्थायी निवास करने लग जाए, खाना स्थायी रूप से खाए यानी खेती पर निर्भर हो जाए, ठीक है, उसके अलावा रिश्ते नाते बनाने लग जाए और एक समाज बना ले, उस समाज में कला, संस्कृति, सब कुछ अपना वो विकसित कर ले, विकसित करने के बाद में वो पूरा सिस्टम जो बन जाता है उसे सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो भारत में पहली सभ्यता जो थी वो IBC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। ओके, कैसे बनी IBC का एवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले तो घुमंतु थे, उसके बाद में कृषि की शुरुआत हुई, स्थायी निवास करना शुरू किया, जीवन शैली आसान थी और वहाँ से समाज का विकास हुआ और समाज से क्या बन गई, अपनी सिविलाइजेशन बन गई। सभ्यता की परिभाषा देख लेते हैं, ऐसा समाज जिसकी संस्कृति और जीवन जीने की शैली उच्च श्रेणी की हो। आपको समझ में आ गई होगी, पहले समाज बन रहा है और उस समाज से क्या बन रही है, सभ्यता बन रही है। ए सोसाइटी विच हैज़ इट्स ओन हाईली डेवलप्ड कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ। तो उनका संस्कृति होती है सभ्यता वालों की और जीवन जीने की एक स्पेशल शैली होती है। ओके, तो भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका सबसे पहले हम मैप देखते हैं। मैप मैंने विकिपीडिया के सहायता से लिया हुआ है। देखिए, ये अपना आपको इंडिया दिख रहा होगा, इस जो क्षेत्र आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये ट्राइंगुलर शेप जो बन रही है, इस तरीके जो त्रिकोण जैसा जो बन रहा है, इसमें जो क्षेत्र आ रहा है अंदर अंदर, ये सारा का सारा जो है वो अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्र है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों कहा जाता है इसे एक्चुअली में, देखो इसकी खोज जो हुई थी 1921 में शुरुआत हुई है। उस समय इनके जो डायरेक्टर थे वो जॉन मार्शल थे और जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी और आर डी साहनी ने
इसकी खोज की थी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो उसमें सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नाम की एक जगह खोजी गई थी। पाकिस्तान में स्थित है वो हड़प्पा नाम की जगह। ये आप इंडिया देख रहे हैं, इंडिया में पाकिस्तान इंडिया का ही हिस्सा था पाकिस्तान उस समय तक, तो ठीक है। और उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट जगह जो खोजी गई थी वो थी मोहनजोदड़ो। देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ स्पेशल दिखा देता हूँ जिसपे मैं आपको ऊपर डॉटेड कर देता हूँ लाइन। ये नदी जो आप देख रहे हैं ये वाली, ये जो नदी है ये ऊपर से आ रही है। ये नदी एक्चुअली में इस वाले क्षेत्र से ये नदी आ रही है ऊपर से घूमती हुई। ये नदी है इंडस रिवर यानी सिंधु नदी। और ये जो सभ्यता के जो ज़्यादातर शहर हैं वो इस सिंधु नदी के ही किनारे हैं। सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारे। सिंधु की 5 सहायक नदियाँ वर्तमान में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। और पुराने समय पे एक सरस्वती नदी होती थी जिसे आज के समय पे घग्गर हाकरा नाम से भी जाना जाता है, तो वह नदी थी। तो कुल मिला के ये 7 नदियाँ होती हैं। एक सिंधु नदी, उसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नदियाँ थी। तो इसे सप्त सिंधु क्षेत्र भी कहा जाता था। ओके, तो यहाँ पे इस जगह पे इन नदियों के किनारे बहुत सारी जो स्थल मिले हैं। उनमें से पहला जो इम्पोर्टेंट स्थल है वो हड़प्पा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्थल है वो अपना मोहनजोदड़ो है। उसके अलावा एक कोटदीजी है, उसके अलावा चनूदड़ो है, उसके अलावा बालाकोट इधर की साइड वाला, ये बलूचिस्तान वाला, और सबसे इधर की साइड में पश्चिम पे जाने पे सुत का गेंडोर मिलता है। ओके, एंड अभी आप इस मैप को क्लियरली देख लीजिए। एक बार दोबारा से मैं सिंधु नदी को बना देता हूँ। सिंधु नदी के सारे अन्य स्थल जो हैं वो विकसित हुए हैं। देखिए ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी। यहाँ पे पहली सभ्यता की खोज की गई वो थी हड़प्पा सभ्यता। ओके, उसके बाद में मोहनजोदड़ो। अब शुरुआत में खोज हड़प्पा की गई थी तो इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बाद में बहुत सारे अन्य स्थल निकले, जैसे कि हरियाणा में एक जगह है राखीगढ़ी, उसके अलावा राजस्थान में एक जगह है कालीबंगा, हरियाणा में जगह है बनावली। ओके, रोपड़ पंजाब में आता है, मांडा जम्मू कश्मीर में आता है। उसके अलावा गुजरात में धोलावीरा, सुरकोतला, लोथल, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट इसकी साइट्स हैं जो बहुत सारे क्षेत्र में फैली हुई हैं। इसका आकार आप अगर देखेंगे तो इस तरीके से आकार बन रहा है जो कि त्रिभुजाकार है। ओके, तो ये आपने साइट देख ली। आप कोशिश करना मैप बनाने की, खुद से मैप बनाने की कोशिश करना हो सके तो। ओके, और नीचे आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की मुख्य बातें क्या रहीं। देखिए ये जो आपको व्यक्ति दिख रहे हैं यहाँ पे, इनका नाम है RD साहनी, दयाराम साहनी, राखलदास दयाराम साहनी। इनका पूरा नाम है राखलदास दयाराम साहनी, ठीक है। इस सभ्यता का अन्य नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। और ये सरस्वती नदी और अपना जो घग्गर नदी के किनारे होने के कारण सरस्वती घग्गर सभ्यता भी इसे बोलते हैं कुछ लोग। ओके, सरस्वती घग्गर सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु एवं सहायक नदियों के किनारे ये विकसित हुई थी ये सभ्यता, और ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। यानी यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं उनमें कांस्य की मूर्ति मिली है, तो उनके आधार पे इसे कांस्य युगीन सभ्यता बोला गया है। डायरेक्टर जो थे वो जॉन मार्शल थे, और उन्होंने इसे सर्वप्रथम नाम दिया था IVC सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। यह विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे बृहद सभ्यताओं में शामिल है। विश्व में बहुत सारी सभ्यताओं के नाम मैंने आपको बताए थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीनी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, रोमन सभ्यता, उनमें से ही ये बहुत इम्पोर्टेंट सभ्यता है। ओके, इस सभ्यता के लोग अन्य सभ्यताओं से भी जुड़े हुए थे, एक्चुअली में व्यापार करते थे अन्य सभ्यताओं के लोगों से। मेसोपोटामिया के साथ बहुत गहरा संबंध था इनका। ओके, यहाँ के मुख्य निवासी सामान्यतः द्रविड़ माने जाते हैं। आपको इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ कि हिस्ट्री में बहुत सारी जगह पे विवाद होता है, लेकिन हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि वो लोग द्रविड़ थे, और जो NCERT वगैरह में ऐसा दिया है तो हम यहाँ पे मान रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से। बाकी 100% गारंटी नहीं है वो लोग द्रविड़ थे या कौन थे। ओके, बट मान रहे हैं क्योंकि एग्जाम्स में यही माना जाएगा। ओके, अब देखते हैं इसकी चारों दिशाओं में अलग अलग कौन कौन सी साइट्स आपको नाम याद रखनी है। मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये सबसे उत्तर का हो गया।
ऐसे ही सेम टू सेम अगर दक्षिण में जाएं तो दाइमाबाद नाम की जगह पड़ती है महाराष्ट्र के अंदर, वो सबसे दक्षिण में है। अगर पूर्व की बात करें तो आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है, और पश्चिम की बात करें तो सुतका गंडोर बलूचिस्तान में पड़ता है। तो ये चारों साइट्स आपको याद रखनी है। सबसे उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद, पश्चिम में सुतका गंडोर और पूर्व में आलमगीरपुर। नगरीय सभ्यता थी, ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे, मैप में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और उसके अलावा इसमें 6 बड़े नगरों के नाम आपको याद रखने हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़बरीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीगंगा। सर्वाधिक स्थल आज़ादी के बाद में गुजरात में मिले हैं। बंदरगाह लोथल और सुतकोटला नाम से फेमस हैं। स्नानागार मिला है, सबसे बड़ी इमारत मानी गई है, ये अपना मोहनजोदड़ो में मिला है, सबसे बड़ी इमारत मानी गई है, जिसकी आप लंबाई 12 मीटर के आसपास में है, उसकी चौड़ाई 7 मीटर के आसपास में है और गहराई 2.5 मीटर के आसपास में है। चित्र में अभी दिखा देता हूँ आपको। इसमें भाव चित्रात्मक लिपि है, ग्रिड पद्धति आधारित मकान है, मात्र सत्तात्मक समाज है, ठीक है। चित्र के साथ साथ में ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको, ये क्रैश कोर्स है, और क्रैश कोर्स जो है वो एग्जाम की दृष्टि से बनाया गया है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसमें से कवर हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस क्रैश कोर्स में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा इस आईबीसी से रिलेटेड, क्योंकि अगर मैं सारी चीज बिंदुओं को कवर करने लग जाता तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला ही 2.5 घंटे 3 घंटे खा जाता। तो उसे मैंने क्रिप्स किया है। बाकी जब मैं फुल कोर्स चलाने वाला हूं तो वहां पे आपको ये सब मिल जाएगा। पीडीएफ नीचे दी हुई है, तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इमेजेज मैंने सारी डाली हुई हैं, तो आईबीसी को समझने में आपको आसानी रहेगी। ये आप इमेज देख रहे हैं, ये लोथल बंदरगाह की इमेज है। लोथल बंदरगाह, डॉकयार्ड लोथल, ठीक है। यहाँ पे व्यापार करने के लिए जहाज़ों को समुद्र में भेजा जाता था, और वहाँ से मेसोपोटामिया के लिए व्यापार के लिए अपना सामान ले जाया जाता। ये इमेज जो देख रहे हैं आप, एक ओवरव्यू है मोहनजोदड़ो साइट का। मोहनजोदड़ो साइट जो है, जिस पर मूवी भी बनी हुई है ऋतिक रोशन वाली, आपने देखी होगी, लेकिन वो मूवी बहुत सारी कल्पनाओं पे आधारित है। एक्चुअली में वास्तविकता से वो बहुत अलग है, क्योंकि बॉलीवुड का जो इश्यू है वो टीआरपी और मसाला रुपए कमाना, तो उसमें बहुत सारी फालतू की चीज़ें जोड़ दी गई हैं। ओरिजिनली मोहनजोदड़ो उसे बोला नहीं जा सकता है, ओके। ये आप ऊपर से मैप देखिए, इसमें आपको मकान दिख रहे होंगे, वो 90 डिग्री के कोण पे काटते हुए दिख रहे होंगे, इस तरीके से दिख रहे होंगे आई थिंक, ओके। तो ये ग्रिड जाल जैसा बन जाता है पूरा का पूरा सिस्टम, तो इसी को बोला जाता है ग्रिड पद्धति आधारित मकान, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से ये सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। और इनमें ही जैसे ये बीच में स्नानागार मिला है, ये बीच में स्नानागार है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये अन्नागार बोला गया है। अन्नागार यानी अन्न को एक साथ रखने के लिए, जैसे गोदाम, अन्न गोदाम भी बोल सकते हैं आप। तो ये ओवरव्यू लिया गया है उस साइट का, ओके। यहाँ पे इधर की साइड में ऊंचा टीला है यहाँ पे, तो ऐसा माना गया है कि हो सकता है राजा महाराजा ऊंचे टीलों पे रहे होंगे। इस सभ्यता की ड्रेनेज जो व्यवस्था थी, जल निकासी व्यवस्था, तो वो काफ़ी अच्छी थी। ये आप देख सकते हैं, नालियाँ एक दूसरे घरों से कंटिन्यूस निकली हुई थी। एक्चुअली में जैसे कि कोई घर बना हुआ है, तो घर में हार्वेस्टिंग सिस्टम ऐसा था कि ऊपर से नीचे की साइड में पाइप आ रहा है, पाइप के थ्रू वो पाइप दूसरी छोटी नाली में जाके जुड़ रहा है, और छोटी नाली जो है वो बड़ी नाली में जाके जुड़ रही है, और बड़ी नाली जो है वो पानी अपने शहर से बाहर निकाल के ले जा रही है। यानी ड्रेनेज सिस्टम जो था वो काफ़ी अच्छा था, ओके। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र जो है वो आपको मैं बता चुका हूँ, एक बार दोबारा से देखिए। आकृति त्रिकोणाकार है, ठीक है, ये आप देख लीजिए, त्रिकोणाकार आकृति है इसकी, ओके। यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट्स एक बार दोबारा देख लें। हड़प्पा सभ्यता, उसके अलावा मोहनजोदड़ो वाली साइट, उसके अलावा सुतका गंडोर सबसे पश्चिम में, लोथल इम्पोर्टेंट है, सुरकोतला इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारी अन्य साइट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था हरियाणा में राखीगढ़ी है, अपने राजस्थान में अपना राजस्थान एक्चुअली में यहाँ पे आएगा मैप में, इस जगह पे आएगा, तो राजस्थान में कालीबंगा साइट जो है वो इम्पोर्टेंट है, ओके। अब एक सवाल आता है कि सरस्वती नदी का क्या रोल है यहाँ पे। सरस्वती नदी पुराने समय पे अपने राजस्थान से होकर बहती थी, इधर की साइड में उत्तराखंड से निकलते हुए और अपना हरियाणा से पंजाब से होते हुए राजस्थान में आती थी सरस्वती नदी, और वो आगे निकल जाती थी इस तरीके से। लेकिन आज से करीब करीब 4000 साल वर्ष पूर्व उसका विलुप्तीकरण हो चुका है। उसका
अनेक कारण बताए गए हैं कि सरस्वती नदी का रहस्य क्या है। देखो, करीब 1500 किलोमीटर लंबी नदी थी वो, और टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण सरस्वती नदी के सूखने के चांस माने गए हैं। टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ और साथ साथ में रेगिस्तान बढ़ता गया। टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण सरस्वती नदी नीचे चली गई ज़मीन के अंदर, और वो आज भी ऐसा माना जाता है ज़मीन के अंदर बहती है। सरस्वती नदी को पवित्रतम नदी माना जाता था, विद्या की देवी, ये सब ऋग्वैदिक काल में यूज होने वाली है। ओके, ऋग्वैदिक काल में उस समय, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी, तब सरस्वती नदी बहती थी। ओके, ये आप एक इमेज देख रहे हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसे ऊंचा टीला बोला गया है। ऊपर वाला हिस्सा जहाँ मानते हैं लोग कि राजा वगैरह वहाँ पे रहते होंगे। ये आप जो देख रहे हैं ये स्नानागार है, ये स्नानागार है, बहुत बड़ा स्नानागार है, आप देख सकते हैं। ओके, हाँ, उसके बाद में अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं लोथल और कालीबंगा के अंदर। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। तो वहाँ पे स्पेशल बात क्या है कि सबसे बड़ा स्नानागार जो मिला है, ये वाला आप जो देख रहे हैं, ये मोहनजोदड़ो में मिला है। उसके अलावा नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है, ये वाली आप देख रहे हैं, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति डांसिंग मुद्रा में। उसके अलावा मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। 3 मुख वाले देवता मिले हैं, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे 3 मुख वाले देवता हैं। अब एक्चुअली में हो सकता है 4 मुख वाले प्लान किया हो, लेकिन पीछे वाला हिस्सा देख नहीं सकते सील में। इधर की साइड में मुख है, सामने की साइड में मुख है, और इधर की साइड में मुख है। 3 मुख के वाले देवता हैं। इन्हें एक्चुअली में आज के समय पे पशुपतिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, या शिव जी के नाम से भी जान रहे हैं लोग। ओके, इसकी खास बात यहाँ पे देख सकते हैं, चारों तरफ आपको जानवर दिख रहे होंगे। ठीक है, जानवर कौन कौन से हैं? हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। ये हाथी है, ये चीता है, ये गैंडा है और ये भैंसा है। तो 4 अलग अलग जानवर आपको दिख रहे हैं चारों तरफ। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जानवर जो है वो 3 मुख वाले देवता की मूर्ति के पास में नहीं है। ओके, और ख़ास बात ये योगी वाली मुद्रा में इन्होंने आसन लगाया हुआ है, योग मुद्रा में। ओके, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है, वो इस तरीके से आप इसमें चित्र देख सकते हैं। भाव चित्रात्मक लिपि का यूज किया गया है। भाव चित्रात्मक लिपि को बुष्टोपुदन भी कहा जाता है, यानी चित्र जो हैं उन्हें ही लिपि के रूप में यूज किया गया है। और ख़ास बात यह है कि ये लिपि पहले दाईं तरफ जाती है और फिर धीरे धीरे इस तरीके से बाईं आती है, फिर धीरे धीरे दाईं जाती है, इस तरीके से। ये देख लीजिए, ये चित्रों का उपयोग किया गया है। यहाँ पे ऐसे जाते, नीचे आते, ये अपनी भाव चित्रात्मक लिपि है, यानी बुष्टोपुदन मेथड है। नगरों में घरों का विन्यास जो ग्रिड पद्धति आधारित है, बता चुका हूँ, समकोण पर काटते हैं सारे के सारे घर। ओके, इस तरीके से ग्रिड पद्धति आधार, ये पूरा जाल बन जाता है, ग्रिड पद्धति आधारित है। मुख्य फसल जो है वो उस समय गेहूं और जौ यूज की जा रही है। शहद का प्रयोग वो कर रहे हैं। चावल के दाने भी मिले हैं कुछ। लोहा, घोड़ा और गाय, इन 3 चीज़ों को एग्जाम में भी पूछा जाता है। इन तीनों से वो परिचित ही नहीं थे। लोहा के बारे में नहीं जानकारी थी, घोड़ा को नहीं जानते थे और गाय को नहीं जानते थे। एक्चुअली में उस समय बैल तो था, लेकिन गाय के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, कोई अवशेष नहीं मिला है, इसलिए मान रहे हैं अभी तक गाय नहीं है। बाकी जब बैल है तो गाय भी होगी, निश्चित सी बात है, लेकिन अभी तक के अवशेषों में गाय के अवशेष नहीं मिले हैं। ओके, इकाई जो है वो तोल की इकाई 16 के अनुपात में यूज की जाती है। उस समय 16 के अनुपात में की जाती थी। ओके, और जैसे कि आज के समय पे भी बहुत सारा जो सिस्टम चलता है इंडिया में भी 16 के अनुपात में ही चलता है। मेलुआ एक शब्द यूज किया गया है, और अगर आपने पुस्तक भी देखी होगी तो मेलुआ नाम से एक बहुत बढ़िया पुस्तक आई थी, और जो कि अपने शिव जी के ऊपर थी शायद, शिव जी के पुराणों के ऊपर, और जो इन दोनों ही सभ्यताओं को एक साथ में जोड़ती है, यानी वैदिक सभ्यता और अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, मेलुआ शब्द जो है वो यूज किया गया है, मेसोपोटामिया में मिला है, मेसोपोटामिया में मिला है ये शब्द, और माना जा रहा है कि मेलुआ जो है वो IBC से रिलेटेड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खास बात ये मातृत्वात्मक समाज था, क्योंकि यहाँ पे औरतों के लिए अधिक वैल्यू थी, और शायद घर की जो मुखिया होती थी वो माता ही होती थी। पृथ्वी की पूजा की जाती थी, उर्वरता की देवी माना जाता है। ये आप चित्र देख सकते हैं, इसमें आपको पता चलेगा कि पृथ्वी माता माना गया है। ठीक है, वृक्ष की भी पूजा की जाती है और शिव की भी पूजा के साक्ष्य मिले हैं। किसी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो यह पॉइंट याद रखना, मंदिर का आज तक एक भी साक्ष्य नहीं मिला है। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि मंदिर के क्या साक्ष्य मिले हैं, तो नहीं, मंदिर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। वस्त्र, ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र पहनते थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, चौपड़ एवं पासा खेलना, पशु पक्षियों को लड़ाना, ये उनका मनोरंजन के साधन होते थे।
समाज उनका शांति प्रिय था, मुख्यतः व्यापारी वर्ग का प्रभुत्व था और तलवार से अपरिचित थे, यानी शांति प्रिय लोग थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। व्यापार इनका मुख्य साधन था, व्यापार, और व्यापार करने में जो लोग लगे होंगे व्यापारी वर्ग वाला, वो पैसा अधिक कमा लेंगे तो उनका प्रभुत्व हो जाएगा, ऐसा माना गया है। ओके। उसके अलावा बर्तन, काले रंग से डिजाइन लाल मिट्टी के बर्तन इस समय मिलते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में क्रैश कोर्स होने के कारण मैंने बहुत सारी चीज़ों को आपको क्रिप्स में बता दिया है, और अब जब हम फुल लेक्चर सीरीज देखेंगे तब आईबीसी के बारे में पूरा एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे कि राजनीतिक ढांचा, उसमें सारी चीज़ों को देखेंगे कि किस व्यक्ति ने क्या कहा है, किस व्यक्ति ने क्या कहा है, ये सारे पॉइंट देखेंगे। राजनीतिक ढांचा में जैसे कि कुछ लोग मानते हैं वहाँ पे धार्मिक लोगों का अधिकार था, हो सकता है वहाँ पे जो पुजारी वगैरह होते थे वही शासन चलाते थे। कुछ लोग मानते हैं कि व्यापारियों का ही शासन था, कुछ लोग मानते हैं कि हो सकता है वहाँ पे राजा वगैरह रहा हो, और कुछ कहते हैं कि एगैलिटेरियन यानी समतावादक समाज था, सब लोग समान थे, ऊंचा नीचा कुछ नहीं था। सामाजिक जीवन दिखेंगे, उनका खान पान कैसा था, कपड़े पहनने का, आभूषण वगैरह, उनके मनोरंजन के साधन ये क्या थे, ये सब फुल लेक्चर में हम देखेंगे। आर्थिक जीवन पूरा देखेंगे, विरासत क्या आज के समय तक चली आ रही है, आईबीसी पतन कारण कैसे हुआ, तो ये फुल लेक्चर में हम देखेंगे। जब भी अपनी फुल लेक्चर सीरीज होगी तब उसमें हम देखेंगे। अगर मैं इसमें ही कराने लग जाता तो आईबीसी 2.5 घंटे या 3 घंटे खा जाता। ओके। राजनीतिक ढांचा जैसे कि शासक वर्ग, पदानुक्रम, ये मैंने पीडीएफ तो तैयार कर ली, लेकिन मैंने यहाँ पे जाते समय इसे क्रिप्स कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण देख लेते हैं। अलग अलग सिद्धांत हैं। पहला का सिद्धांत आता है भूकंप, हो सकता है कि वहाँ पे भूकंप आ गया हो। उसके बाद अगला सिद्धांत आता है प्राकृतिक आपदा आ गई हो, बाढ़ वगैरह आ गया हो। उसके अलावा आर्यों का आक्रमण, ऐसा माना जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे और यूरोप की साइड से या मध्य पूर्व एशिया से जो आर्य आए थे उन्होंने उन पर आक्रमण किया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को भगा करके नीचे की साइड में पहुंचा दिया। जो द्रविड़ लोग आजकल साउथ इंडिया में रहते हैं उनको ऐसा माना जाता है कि वो आर्य ही थे। ओके। बारिश के पैटर्न में बदलाव आ गया और सरस्वती नदी लुप्त होने लग गई, तो हो सकता है वहाँ खाने की शॉर्टेज हो गई होगी। एंड पारिस्थितिकी बदलाव जिसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर आपसे कुछ एग्जाम में पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, तो सबसे ज़्यादा सटीक जो आंसर रहेगा वो पारिस्थितिक बदलाव आए हैं उसमें, क्योंकि ज़मीन उपजाऊ हो गई, जनसंख्या बढ़ने लग गई, तो भोजन की अनुपलब्धता हो गई। तो ऐसा सब होने के बाद में ये लोग खुद से ही माइग्रेट होने लग गए और अपना गंगा यमुना वाले क्षेत्र में आने लग गए। ओके। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे इमेज यूज किए हैं, पीडीएफ में आप देख लेना, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, जबकि फुल लेक्चर जब होने वाले हैं तब पूरा का पूरा डिटेल में चलेगा। आईबीसी का लेक्चर 2.5 घंटे का होगा कम से कम। ओके। ये आप देख सकते हैं खिलौने यानी मनोरंजन के साधन जो हैं, ये सब आईबीसी में मिलने वाली चीज़ें हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अलग अलग स्थलों पे मिले हैं। ये आप देख सकते हैं ऑर्नामेंट्स, आभूषण, देखिए गले की माला, सोने के आभूषण वगैरह हैं। ये आप देख सकते हैं एक सील है, तो इसमें आपको बैल दिख रहा होगा, बैल का चित्र, और ऊपर की साइड में कुछ लिपि लिखी हुई है, ये आप देख लीजिए। ओके। ये उस आईबीसी में यूज किए जाने वाले मृदभाण हैं, ये भी एक चित्र है मृदभाण का। ये सील, ये खिलौने, उसके अलावा ये बच्चों के लिए छोटी कार्ट, ये बच्चों का खिलौना मिला है। इसका मतलब बच्चों के लिए वहाँ मनोरंजन के साधन उपलब्ध थे। मनोरंजन साधन उपलब्ध होना, इसका मतलब सीधा यही होता है कि वहाँ पे समाज जो था वो बहुत ज़्यादा विकसित था। ये मुद्रा मिली है, ठीक है। इससे उसके कपड़े पहनने के विन्यास का पता चल रहा है कि कोई मनुष्य जो है वो ऊपरी कपड़े पहनता था और उसके साथ साथ में वो नीचे वाले हिस्से पे भी कपड़े पहनता था। तो ऊपरी हिस्से के अलग कपड़े होते थे और नीचे वाले हिस्से के अलग कपड़े होते थे। ओके। उसके अलावा इस तरीके से आभूषण के कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह मिले हैं। ये शीशा है, एक शीशा यूज किया जाता था, जो गोलाकार शीशा है वो मिला है। शीशा यानी मिरर जो होता है अपना वो। उसके अलावा गोल्ड के ऑर्नामेंट्स आप ये देख लीजिए, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स वहाँ पे मिले हैं। ये सारे मैंने इंटरनेट से सर्च करके आपके लिए यहाँ डाले हुए हैं। फुल लेक्चर जब भी होगा तब आपको एक एक चीज़ को पूर्ण रूप में समझाया जाएगा। खेलने के लिए ये पासा यूज किया जाता था। ये बोर्ड गेम वहीं पे मिला है, आईबीसी का ही बोर्ड गेम है। ये जो सील दिख रही है आपको, इसमें आपको दिख रहा होगा बुल फाइटिंग, एक व्यक्ति किसी बुल से या बैल से लड़ रहा है, साथ में योगी मुद्रा वाला फोटो है भी है। ओके। ये आप इमेज मिली है एक सील के अंदर, इसमें आपको दिख रहा है कि एक नाव है, नाव को खेने वाले 2 लोग हैं, तो इसका ये हमारे द्वारा बनाया गया चित्र है। ओके।
उसके बाद में ये आप चित्र देख सकते हैं, जो बर्तन यूज किए जाते थे, टूल्स जो यूज किए जाते थे, ये आइवरी कॉम्ब है, यानी हाथी दांत के द्वारा बनाया गया कंघा है, जो बालों को संभालने के लिए यूज किया जाता होगा मतलब ऐसा हो सकता है, 100% ट्रुथ नहीं है। ये औजार हैं जो यूज किए जाते थे। ओके, ये मातृदेवी मातृशक्ति की मूर्ति है। ये वाला जो चित्र मैंने बताया था पशुपतिनाथ वाला, इसके 3 साइड में मुंह है, इस साइड में, सामने और अपना पश्चिम दिशा में। ओके, उसके अलावा मैंने इसमें बताया कि तीनों चारों दिशा में कुछ ना कुछ जानवरों के फोटोज हैं, जैसे कि शेर, हाथी, गैंडा और अपना भैंसा, इस तरीके से। और ये मूर्ति भी स्पेशली मिली है, ये मिली है अपनी कालीबंगा में, और इसे मान सकते हो आप शायद शिव जी की पूजा की जाती थी, उस समय शिव जी की पूजा की जाती थी। ओके, उसके अलावा इस तरीके की एक सील मिली है, तो वहाँ से पता चल रहा है कि पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती थी, पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। ओके, और ये बहुत सारे अलग अलग आपके इमेज मैंने दोबारा से आपको दिखाए हुए हैं, शब्द आग्रह की भी इमेज हैं। तो इस तरीके से मैं अपना टॉपिक नंबर 2 अपना यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, और उसके बाद में अपना टॉपिक 3 जो है वो हम शुरू करते हैं। टॉपिक 3 है अपना वैदिक सभ्यता। ओके, और बाकी जो इसमें आपको लग रहा है कि सर आपने बहुत सारी चीज़ों को क्रिप्स में बताया, छोटा बताया है, तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको कि ये अपना क्रैश कोर्स है, और क्रैश कोर्स जो बनाया जा रहा है वो आपको ओवरव्यू देने के लिए और उसके साथ साथ में एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। ओके, इसमें हर चीज़ को डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं डिटेल में बताता तो IBC जो है उसे 2.5 घंटे से पहले कभी खत्म नहीं किया जा सकता। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वैदिक सभ्यता वाला, और वैदिक सभ्यता को 2 भागों में हम पढ़ेंगे। ओके, नमस्कार, आपका स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक में अपना एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है। एंशियंट हिस्ट्री में हम प्रागैतिहासिक काल कर चुके हैं, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता हम देख चुके हैं, यानी आद्य ऐतिहासिक काल का समय देख चुके हैं। अब ऐतिहासिक काल में हम पहला टॉपिक ले रहे हैं वैदिक युग, और इस वैदिक युग के 2 भाग मैंने आपको बताए। वैदिक युग का जो टाइम पीरियड है 1500 BC से 500 BC या 600 BC मान सकते हो। ओके, और इसके 2 भाग हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को और ऋग्वैदिक पीरियड बोला जाता है इंग्लिश में, एंड उत्तर वैदिक युग को लेटर वैदिक एज बोला जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का अगर समय देखेंगे आप तो 1500 से 1000 BC के आसपास है, और उत्तर वैदिक का 1000 से 500 BC या 1000 से 600 BC फिक्स नहीं है, फिर भी अनुमानतः इतना माना जाता है। तो हम अपना ये टॉपिक शुरू करते हैं, वैदिक युग। ठीक है, वैदिक सभ्यता आप इस तरीके से देख सकते हैं। वैदिक सभ्यता के लिए मैंने कुछ इमेज लगाए हैं। वैदिक सभ्यता नाम आते ही इस तरीके की गुरुकुल पद्धति, ऋषि मुनि आपकी नज़र में आ जाने चाहिए, और एक ग्रामीण समाज नज़र में आ जाना चाहिए। इस तरीके से लोग एक जगह पे गांव में रह रहे हैं, और इनके पास में घोड़ा है, और एक पूरी फैमिली बनने लग गई है, समाज बनने लग गई है, और सभ्यता बनने लग गई है। ऋग्वैदिक काल के 2 भाग, वैदिक सभ्यता के 2 भाग, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। टाइम पीरियड ये मैं बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। 600 की जगह 550, 500 हो सकता है, 600 मान लीजिए आप, बेटर है। ओके, ये जो सभ्यता थी वो आर्यों के द्वारा विकसित की गई थी, जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, या आर्य सभ्यता के नाम से। सभ्यता का मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, सभ्यता का मतलब क्या होता है, जिनकी खुद की कला संस्कृति होती है और डेवलप्ड जीवन जीने की कला शैली होती है। ओके, अब पहला सवाल आता है कि आर्य शब्द आपने बोला, तो ये कौन है आर्य? वो आर दी आर्यंस। आर्यन कौन है? वे लोग जो इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे। एक्चुअली में ये जो आर्य शब्द है, ये आर्य शब्द जो है वो एक कोई जाति या निर्जाति नहीं है, जाति या निर्जाति नहीं है। ऐसा समझ सकते हैं कि आप वो सोच में आए कि आर्यन कोई स्पेशल जाति, एक ही जाति के लोगों। एक्चुअली में ये एक भाषीय ग्रुप है, भाषा का ग्रुप है, लिंग्विस्टिक ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें बहुत अलग अलग जातियाँ और निर्जातियाँ शामिल हैं जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलती हैं। आर्य एक भाषाई समूह है, जातीय समूह नहीं है। कीप इट माइंड, ये जातीय समूह नहीं है। ओके, आर्य का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, नोबल कैरेक्टर। आर्य का अर्थ होता है नोबल कैरेक्टर, यानी जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, और फ्री बॉर्न, जो आज़ाद जन्म हुआ। उस तरीके से आर्य का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। ओके, आर्य आज के समय पे भी बहुत सा यूज किया जाता है। आर्य समाज बनाया जा चुका है अपने यहाँ दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिसकी स्थापना की गई थी, और वो बात यही बोलते हैं, वेदों की ओर चलो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि ये फ्रॉम वेयर डिड आर्यंस कम्स। आपको समझ में आ गया आर्य कौन थे। फिर आया कि आर्य कहाँ से आए, दिमाग में आता है, तो उसके लिए अलग अलग मतभेद हैं। जैसा मैंने बताया, हिस्ट्री में कभी भी आप 100% ट्रुथ नहीं बोल सकते हैं।
तो मैक्स मुलर नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने बोला कि आर्य जो है वो सेंट्रल एशिया से आए हैं, ओके, यानी मध्य एशिया से आए हैं। लोकमान्य तिलक जी मैक्स मुलर को खारिज करते हैं और बोलते हैं कि आर्कटिक सागर, आर्कटिक जो क्षेत्र है ऊपर की साइड में, वहाँ से आए हैं आर्य लोग, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती बोलते हैं कि ये आर्य लोग जो हैं वो तिब्बत से आते हैं। आर्य नाम आते ही एक बार ध्यान रखना, ज़्यादातर हमारे जो उत्तर भारत में लोग रहते हैं वो आर्य ही माने जाएंगे, क्योंकि वो उसी लिंग्विस्टिक लैंग्वेज का ही हिस्सा हैं। आप अगर संस्कृत, अगर आपकी मदर टंग जैसे बोल सकते हैं, संस्कृत से ही हिंदी निकली है, बंगाली निकली है, भोजपुरी निकली है, पंजाबी निकली है, मराठी, गुजराती, ये सारी की सारी लैंग्वेज जो है संस्कृत से निकली हैं। तो संस्कृत एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी, और इनको, इस लैंग्वेज को जानने वाले जो लोग थे वो आर्य कहलाते हैं, ओके। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला, तिब्बत को अपना घर बताया आर्यों का, और मेयर थे, मेयर ने बताया कि आर्य जो हैं वो पामीर प्लेटू से है। तो इनमें से आप में किसी को झगड़ना नहीं है, किसी भी को मान सकते हो, बट सबसे ज़्यादा जो सटीक और सबसे ज़्यादा लॉजिकल जो है वो मैक्स मुलर की थ्योरी मानी जाती है, ठीक है। विवाद बहुत सारे अपनी जगह हैं, और लेकिन मैक्स मुलर की थ्योरी को सटीक माना जाता है। मैप दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए ये अपना इंडिया है, यहाँ पे इंडिया, उस समय तो पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा ही था, ओके। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे शुरुआत में आर्य इधर की साइड में आए, पहले आर्य इधर से यहाँ पे आए, और फिर उसके बाद में आर्यों का निवास स्थान यहाँ और यहाँ होने के बाद में धीरे धीरे माइग्रेट होना शुरू हुआ। और आर्य एक साथ में नहीं आए थे, अलग अलग टाइम पीरियड पे धीरे धीरे आते गए थे, यानी कारवान आते चले गए थे और इंडिया बनता चला गया। इस तरीके से ये आर्यों का ये वाला जो क्षेत्र है इसे मध्य एशिया बोला जाता है, मध्य एशिया। इसी को थ्योरी जो दी है वो अपना मैक्स मुलर के द्वारा दी गई है, जिसे सर्वमान्य माना गया है। ये यूरोप वाला क्षेत्र है, यूरोप से पहले मध्य एशिया की साइड में आए वो आर्य, और उसके बाद में फिर वो भारत की तरफ प्रस्थान किया, ओके। तो ये आज के टाइम पे एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि आर्य कहाँ से आए, तो मध्य एशिया का ही आंसर लिखना पड़ेगा आपको। पूछा भी जाता है नॉर्मली, लेकिन उसमें साथ में दिया जाता है कि किस इतिहासकार के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए, तो मैक्स मुलर। अब इस मैक्स मुलर के तथ्य को एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है बोगाज कोई नाम से, ये तुर्की में मिला है, इस्तानबुल नाम की जगह पे। यहाँ पे ये तुर्की है, ये इसमें इस्तानबुल नाम की जगह है यहाँ पे। वहाँ पे एक अभिलेख मिला है जिसमें आर्यों के जैसे देवताओं का वर्णन है और थोड़ा बहुत संस्कृत भाषा का वर्णन है। तो वहाँ से लगता है कि आर्यों का माइग्रेशन अपना मध्य एशिया से और यूरोपीय क्षेत्रों से हुआ है, ठीक है। चलो वहाँ से आने के बाद में आर्य सेटल कहाँ हुए, देखो आर्यों ने सेटलमेंट कहाँ शुरू किया। आर्यों का मैंने पीरियड बताया, 2 पीरियड, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 BC तक का। शुरुआत में आकर के वो लोग सप्त सिंधु क्षेत्र में सेटल हो गए और ब्रह्मवर्त क्षेत्र में हो गए, और जब उत्तर वैदिक युग आया तो 1000 से 600 BC के आसपास में वो लोग और आर्यभट्ट क्षेत्र में या गंगा यमुना क्षेत्र में प्रसारित हो गए। सप्त सिंधु का मतलब 7 नदियाँ जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं सिंधु की सहायक नदियाँ? एक तो है सबसे बड़ी सिंधु नदी है, इंडस रिवर जिसे आप बोलते हैं, इंडस रिवर ये जा रही है जो पाकिस्तान होके जाती है। इंडस के साथ में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और एक सरस्वती नदी। तो ये 6 नदियाँ और एक सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी। तो इन सबको मिलाकर के सप्त सिंधु क्षेत्र बोला जाता है। तो आर्य शुरुआत में जब आए थे तो इस सप्त सिंधु वाले क्षेत्र में यहाँ पे रहने लग गए थे, ओके। शुरुआत में बसावट जो उन्होंने की थी वो एक तरीके से यहाँ अफगानिस्तान वाले क्षेत्र के आसपास ही की थी, फिर धीरे धीरे यहाँ इधर आगे की साइड में माइग्रेट होना शुरू हुए आर्य। शुरुआत में आए तो वो अपना सप्त सिंधु क्षेत्र में, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया वो इधर की साइड में बढ़ते गए और नीचे की साइड में बढ़ते गए, ऐसा माना जाता है, ओके। पहले जो ऋग्वैदिक काल में जो आर्य बसते थे वो सप्त सिंधु क्षेत्र में और ब्रह्मरथ क्षेत्र में। अब ब्रह्मरथ क्षेत्र कौन सा है? ये वाला जो क्षेत्र है ये ब्रह्मरथ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो सरस्वती नदी के आसपास वाला क्षेत्र था, ओके। सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। सरस्वती नदी थी, उसकी सहायक नदी थी बृहस्पति, और ये पूरा क्षेत्र जो था ब्रह्मरथ है। अब उत्तर वैदिक काल में आते आते समय आर्यव्रत क्षेत्र में आ गए थे। अब ये वाला जो पूरा का पूरा बड़ा क्षेत्र देख रहे हैं, ये गंगा यमुना के बीच का जो मैदान है उसको शामिल करते हुए ये वाला जो क्षेत्र है ये आर्यव्रत क्षेत्र कहलाता है। भारत का नाम भी आर्यव्रत है, आप समझते होंगे, आर्यव्रत तो बोलते हैं उसे, आर्यभट्ट, ठीक है। तो भारत का नाम भी आर्यभट्ट है। पुराने समय पे जो लेख मिले हैं, जो ग्रंथ मिले हैं, उनमें या तो नाम यूज किया गया है भारत जो नाम पड़ा वो भरत कोई कबीला था, उसके राजा थे, उनके नाम पे पड़ा था, और या ब्रह्मव्रत नाम से जाना जाता है भारत को, या आर्यभट्ट नाम से जाना जाता है, ओके।
ये आपको सातों नदियां मैं बता चुका हूँ, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती, ये 7 नदियां थी, तो इसे सिंधु कहा जाता था। ओके, देखो आज के समय पे ये नदियां हैं इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, गोमती, कुर्रम, घग्गर और स्वात, ये नदियां हैं आज के समय पे इनके नाम हैं। लेकिन जब जो वैदिक समय था, जब वेदों में जो इन नदियों के नाम मिले हैं वो इस तरीके से हैं, सिंधु, बितस्ता, अक्षिणी, पुरुषणी, बिपस, सतुदारी, ये सतलज का नाम सतुदारी, और गोमती का नाम गोमल, कुर्रम का कुर्मू, और घग्गर का नाम दृष्टोती, स्वात का स्वास्तु। इस तरीके से पुराने समय पे वेदों में इन नदियों के नाम हमें मिले हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में किसी भी नदी का नाम दे करके बताइए बितस्ता नदी कौन सी थी, तो झेलम नदी को बितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। अक्षिणी नदी कौन सी थी, तो चिनाब नदी। पुरुषनी नदी कौन सी थी, तो रावी नदी जो है वो पुरुषनी नदी थी। ओके, ऐसे पूछा जा सकता है, कुछ भी नाम पूछा जा सकता है। ओके, आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल की मुख्य बातें। अब बात करते हैं शुरुआत में ऋग्वैदिक काल की। आगे ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों को ही अलग अलग से एक साथ में ही डिवीजन करते हुए कंपैरिजन करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे ऋग्वैदिक काल की सबसे पहले मुख्य बातें देख लेते हैं। आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से मैं अभी आपको बताया, मध्य एशिया से आए, और सबसे पहले उन्होंने बसावट जो कर ली वो अपने अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में कर ली थी। मैं एक बार दोबारा से यहाँ दिखा देता हूँ मैप में, ये वाला क्षेत्र मैप है। आर्य जो आए यहाँ पे मध्य एशिया है, मध्य एशिया से उन्होंने इधर की साइड में आना शुरू किया, और शुरुआत में वो अफगानिस्तान के आसपास में ही बस गए थे। धीरे धीरे आगे की साइड में वो माइग्रेट होते गए थे। ओके, तो ये शुरुआत हो रही है वो ऋग्वैदिक काल के समय पे हो रही है। तो ऋग्वेद काल की मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में उत्तर वैदिक काल की, फिर दोनों का कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसे। ओके, उसके बाद में ये ग्रामीण सभ्यता थी आर्यों की, और ये संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। संस्कृत भाषा जो है वो इंडो यूरोपियन भाषा है। प्रशासनिक इकाई क्या थी, आर्यों की प्रशासनिक इकाई में सबसे छोटा जो इकाई होती थी वो कुल होता था। कुल अगर मिल जाए 10-20 कुल मिल जाए तो ग्राम बन जाता था, और ग्राम के मुखिया को ग्रामडी बोला जाता था। अगर 20-30 अगर ग्राम मिल जाए तो बिस बन जाता था, और बिस के मुखिया को बिस्पति बोला जाता था। और अगर बिस मिल जाए तो उनको बोला जाता था जन, और उनके मुखिया को राजन, और ये जन मिल जाए तो उसे राष्ट्र बोला जाता। ऐसे समझ लीजिए घर आज के समय के हिसाब से देखिए, घर मिल करके बहुत सारे घर मिल जाते हैं, 100 घर मिल जाते हैं तो गाँव बन जाता है। ठीक है, जब गांव मिल जाते हैं तो एक तहसील लेवल का तहसील बन जाती है। ओके, और जब तहसील मिल जाते हैं तो जनपद बन जाता है या एक जिला बन जाता है। ओके, इस तरीके से, और उसके बाद में अपना राष्ट्र या राज्य आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से अभी आपको सुनते होंगे यूपी में तो जिले को जनपद ही कहा जाता है। ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश में जिले का नाम एक तरीके से जनपद ही है। ओके, हाँ, ये आपको समझ में आ गया। बिस्पति, बिस का मुखिया कौन होगा, बिस्पति, जन का मुखिया राजन, और गाँव का मुखिया ग्रामीणी। ओके, अन्य अधिकारी होते थे, पुरोहित होते थे राजा का साथ देने के लिए, और सेनानी होते थे सेना का नेतृत्व करने के लिए। एक्चुअली में जब ऋग्वैदिक काल शुरू हुआ था, ऋग्वैदिक काल, उस समय जनतंत्र था। राजा नाम का जो कोई व्यक्ति होता था या प्रमुख होता था, कबीले का जो प्रमुख होता था, वो लोगों के द्वारा चुना जाता था। ऐसा नहीं था, वंशानुगत नहीं था, ऐसा वंशानुगत नहीं था कि राजा का बेटा राजा बनेगा। उस समय लोग चुन करके राजा बनाते थे अपने कबीले में से किसी एक को, और उस राजा की सहायता के लिए पुरोहित होते थे, यानी पंडित होते थे, पुजारी होते थे जो कर्मकांड या धर्मशास्त्र का काम करते थे, और सेनापति होते थे जो सेना होती थी उनके पास में। ओके, उसके अलावा कुछ होते थे रत्नी नाम से, ये सूत का और रथकार के अधिकारी होते थे। पुरुप का मतलब होता है दुर्गपति, ये आपको ऋग्वेद में मिले हुए शब्द हैं, उनका अर्थ बता रहा हूँ। पुरुप का मतलब होता है दुर्गपति। डायरेक्टली एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि भाई पुरुप कौन होता था, और पूछा भी जाता है। आज के टाइम पे तो सबसे ज़्यादा ये बड़े बड़े एग्जाम में ऐसे ही शब्द ढूंढ लिए जाते हैं, पुरुप का मतलब बताइए। पुरुप का मतलब होता था दुर्गपति। ऐसे स्पष्ट का मतलब होता था गुप्तचर। पुराने समय पे ऋग्वेद काल में राजा अपने पास में जनता के बारे में जानकारी को स्पष्ट के नाम से जाना जाता था। बाजपति एक शब्द है, बाजपति का मतलब होता है गोचर भूमि का अधिकारी। तो ये नाम आपको तो रटने ही पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि बाजपति का मतलब क्या होता है, ऋग्वैदिक कालीन बाजपति का मतलब क्या होता है। ऐसे उग्र शब्द है, उग्र शब्द का मतलब है अपराधियों को पकड़ने वाला, तो ये नाम याद करना पड़ेगा। सभा और समिति दो शब्द हैं। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था होती थी। इसमें सभा के अंदर कम लोग होते थे, 10-20 लोग होते थे,
जो बड़े बुजुर्ग और पंच पटेल होते थे उस टाइप में होते थे, वो सभा के अंदर होते थे। और समिति जो होती थी वो सामान्य जनता का संगठन होती, इसमें पूरे के पूरे जो समाज जो जनता जो होती थी सब आती थी, पूरा पूरा एक तरीके से शामिल हो जाते, 100 200 500 जितने भी लोग होते थे वो सब शामिल होते थे इसके अंदर। तो सभा जो होती थी बड़े बुजुर्गों की यानी संभ्रांत लोगों की संस्था होती थी, और समिति जो होती थी वो सामान्य जनता का संगठन होता था। और आजकल हमारे टाइम हमारे यहाँ पे भी सभा और समिति दो शब्द लिए गए हैं। भारत के लोकसभा राज्यसभा आप सुनते ही होंगे। गविष्टि, गविष्टि मतलब होता था गाय के लिए युद्ध करने के लिए एक प्रयुक्त शब्द होता था कि बहुत उस समय ऋग्वेद काल में गाय जो थी वो उसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा था। तो गाय के लिए युद्ध किए जाते थे। गाय को संपत्ति माना जाता था। एक राज्य से दूसरे राज्य पर आक्रमण इसलिए किया जाता था ताकि गाय को अपने अधिकार में ले लिया जाए। उस समय ऋग्वैदिक कालीन बात चल रही है, तो खेती का इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, कृषि पे जोर नहीं था, जमीन की कोई वैल्यू नहीं थी। वैल्यू जो थी वो गाय की थी, गाय को ही संपत्ति माना जाता था, ठीक है। और गाय सबसे ज़्यादा पूजनीय है अपने ऋग्वेद में, तो गाय को एक तरीके से आदान प्रदान का साधन भी माना जाता था, संपत्ति भी माना जाता था। और गाय के लिए युद्ध होते थे तो गविष्टि युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द होता था। ओके, अब बात करते हैं ऋग्वेद उत्तर वैदिक कालीन की मुख्य बातें। समय तो आपको पता ही है 1000 से 600 BC या 500 BC, पर नॉर्मली आप 600 BC वाला टाइम मान लीजिए। ओके, उसके बाद में इसमें ग्रंथ कौन कौन से हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तो 3 ऋग्वेद के वाले वेद हो गए। देखो वेद जो हैं वो 4 हैं, आपको पता ही है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, ये 4 वेद हैं। शुरुआत वाला जो वेद था उसे लिखने में आप लगा लीजिए 1500 से 1000 BC के बीच में लिखा गया। तो वो धीरे धीरे लिखा गया था, अलग अलग ऋषि मुनियों के द्वारा जो एक्सपीरियंस करते जा रहे थे उनसे साथ में लिखा गया था। वैसे वेदों का संकलन करता महर्षि वेदव्यास को बोला जाता है। उत्तर वैदिक कालीन के जो अन्य ग्रंथ हैं वो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। और उसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ आ गए, अरण्यक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, महाकाव्य हैं, वेदांग हैं, ठीक है। अब इन सभी को मैं पूरी डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, एग्जाम की दृष्टि से ही है। तो आगे जब भी अपना फुल कोर्स होगा उसमें पूरा दिखाऊंगा, यहाँ पे पूरा डिटेल में समझाऊंगा अरण्यक कितने प्रकार के हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और ये सब अरण्यक जंगलों में रहने वाले जो ऋषि मुनि थे उनके द्वारा बनाए जाते थे। उपनिषद मतलब उप का मतलब होता है पास आइए, निषद यानी बैठ जाइए, पास आकर बैठने पे गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता था। महाकाव्य में रामायण और महाभारत शामिल हैं। वेदांग जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। इनका सूत्र जो एक तरीके से सार जो था वो वेदांग के अंदर शामिल कर दिया गया था। लेकिन अब बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में धर्म के अंदर जटिलताएं आ गई हैं। ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था बहुत अच्छा था, कर्मकांड अधिक हो गए हैं। उत्तर वैदिक कालीन में स्त्रियों की स्थितियां कमजोर हो गई हैं, ब्राह्मणों का प्रभुत्व अधिक हो गया है, जाति व्यवस्था और जन्म आधारित हो गई है, छुआछूत और ऊंच नीच बढ़ने लग गया है उत्तर वैदिक काल आते आते, ठीक है। अब हम कंपैरिजन एक साथ में करेंगे, उससे पहले सप्त सिंधु क्षेत्र और सरस्वती नदी का मैप देख लेते हैं। सप्त सिंधु में मैं आपको नदियां बता चुका हूँ, सिंधु, सरस्वती, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। ओके, अभी बताने की जरूरत नहीं है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सबसे ज़्यादा पवित्रतम माना गया है और सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को एक तरीके से विद्या की देवी माना गया है। विद्या की देवी का बोलने का ऐसा मान सकते हैं कि सरस्वती नदी जो राजस्थान वाले क्षेत्र में से होके गुजरती थी उसी के पास में मान लीजिए कि सरस्वती नदी यहाँ से होके गुजर रही है, इस जगह से होके। तो सरस्वती नदी के किनारे बहुत सारे ऋषि मुनि बैठ कर के अपना जो ग्रंथ थे वो रचते थे, ग्रंथों की रचना करते थे। तो सरस्वती नदी को ही विद्या की देवी माना जाता था, यानी वो ऋषि मुनियों को ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हो रहा है, इसलिए उसे विद्या की देवी माना जाता था। और आज भी सरस्वती माता को, सरस्वती देवी को विद्या की देवी माना जाता है। ओके, सोम वहाँ पे फेमस पदार्थ था, जिसे पेय पदार्थ बोलेंगे। पेय पदार्थ जो था आज के समय पे आप जैसे शराब बोल सकते हैं या भांग बोल सकते हैं, वो सोम उस समय लोगों के द्वारा यूज किया जाता था। यज्ञ वगैरह जब उनके संपन्न हो जाते थे तो उसके बाद में सोम रस पिया जाता था, यानी आनंद मनाने के लिए और शोक प्रकट करने के लिए दोनों ही परिस्थितियों में सोम रस का यूज किया जाता था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशरथ के युद्ध का वर्णन है जो पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। और उसमें क्या है कि एक साइड में विश्वामित्र है और उसके साथ में 10 राजा हैं और दूसरी साइड में भरत कुल के राजा
राजा सुदास हैं, तो इसमें राजा सुदास जीत जाते हैं और इधर की साइड में 10 राजा हार जाते हैं। तो 10 राजा होने के कारण इसे दशराज्य युद्ध कहा गया है और ये पुरुषनी नदी के किनारे का हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। ऋग्वेदिक नदियों के वर्तमान नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ही था। सिंधु नदी, अभी इस समय जो उस समय भी सिंधु था और इस समय भी सिंधु है। उसके अलावा सरस्वती का अन्य नाम जो है वो चितंग है। बेतस्ता यानी झेलम नदी, क्रुबु जिसे कुर्रम कहा जाता है, कुबा, काबुल, ये आप सारे के सारे देख लेना। पुरुषनी नदी, रावी, अभी थोड़ी देर पहले भी आपको मैं बता चुका था, अब दोबारा ये है। इनमें से किसी को भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी को भी। बोले दृष्टवती नदी को आज के समय पे क्या बोलते हैं, तो घग्गर नदी, ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है। बेतस्ता नदी को आज के समय पे क्या बोलते हैं, तो झेलम पूछा जा सकता है। पुरुषनी नदी को क्या बोला जाता है, तो रावी। अभी जैसे मैं बोल रहा था कि दशराज्य युद्ध कहाँ पे हुआ, दशराज्य युद्ध हुआ पुरुषनी नदी के किनारे, यानी आज के समय पे रावी नदी के किनारे। किन किन के बीच में हुआ, भरतकुल के राजा सुदास और 10 राजा और विश्वामित्र के साथ में। ओके, अब बात करते हैं डिवीजन करते हुए समाज को, देखते हैं कि वैदिक समाज कैसा था। अब तक ओवरव्यू में सारा देख लिया है, अभी कंपैरिजन करते हुए देख लेते हैं हम, ठीक है। हाँ, वैदिक समाज के 2 भाग होंगे, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक में ऋग्वेद जो था उसके पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। 4 वर्ण जो हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है, उसमें बताया गया है कि विराट ब्रह्म के शरीर से